गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। देखिए, इसमें सबसे पहले आप रिफ्रैक्शन समझ लीजिए। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। अब देखिए, इससे रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। मान लीजिए आपको एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम दे रखा है और एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम दे रखा है। अब एक रे ऑफ लाइट जब ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वो हमेशा टुवार्ड्स नॉर्मल क्या होती है? बेंड हो जाती है। टुवार्ड्स नॉर्मल क्या होती है? बेंड हो जाती है। और अगर मान लीजिए वो ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में एंटर करती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या होती है? बेंड होती है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। तो बच्चों, एक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लाइट जो होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या होती है? एंटर होती है। अब देखिए केस 1, यहाँ पर आपको एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम दे रखा है और एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम दे रखा है और रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रही है। तो इस केस में बच्चों होगा क्या? ये एक रे ऑफ लाइट है जो कि ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रही है, तो उसका पाथ ये पड़ेगा। मगर जैसे ही वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो टुवार्ड्स नॉर्मल क्या होती है? बेंड हो जाती है। अच्छा, सेकंड केस में देखिए, अगर मान लीजिए रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाती है तो उस केस में क्या होगा? मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट दे रखी है, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जा रही है, तो इस केस में क्या होगा? ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या होगी? बेंड होगी। अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। क्लियर है? ये जो बच्चों जो मैंने लाइन खींची है ये इसकी कंटिन्यूएशन है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देख लीजिए। सबसे पहला लॉ होता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखिए, सबसे पहले कहते हैं वो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सही, एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडियम, ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमेशा एक ही प्लेन में लाई करते हैं। दूसरा लॉ होता है साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर। ये हमेशा क्या होता है? पेयर ऑफ मीडियम के लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मान लीजिए ये आपको एयर दे रखी है और ये वाटर दे रखा है, तो आप एयर और वाटर के जितने मर्जी एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, तो उस केस में साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर ये हमेशा क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट होगा। और इसी को हम बोलते हैं बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, और इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। तो सबसे पहला रूल है बच्चों, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सही, एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडियम, ये तीनों की तीनों एक ही मीडियम में लाई करते हैं। दूसरा है बच्चों साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, ये हमेशा पेयर ऑफ मीडियम के लिए क्या होता है? फिक्स होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। मान लीजिए ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है, तो इसे बोलेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। यहाँ पर जो है सेकंड मीडियम ने वाटर ले रखा है और फर्स्ट मीडियम ले रखा है एयर, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। और इसका जो सेकंड लॉ है इसे हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। अब देखिए, दो एक्सपेरिमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हमें पढ़ना है एक्सपेरिमेंट नंबर 3। यह है टू ट्रेस द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फॉर डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस and to measure the angle of incidence
and angle of refraction and angle of emergence and interpret the result. तो देखिए सबसे पहले जो है मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट दिखा देता हूँ कि हमें किस तरीके से करना है. An experiment of refraction through glass slab, and for that we require a glass slab, scale, eraser, pencil, protector and few pins. These pins must easily actually penetrate inside the wooden board. So we also have the wooden board on which I have kept the A4 size paper. Now how we are going to start the experiment is, we are going to take two pins and then we are going to put the glass slab at the center, and two softboard pins must be rigidly fixed like this so that the paper does not move, one on each of the opposite sides. So you can see that I have fixed it. Now try to minimize the movement of the entire apparatus. Now what am I going to do is, I am going to make the outline, mark the outline. Okay, so here is the outline of our glass slab. Now with the help of protractor, keep the protractor exactly in between like this, and I need to draw an angle of 60 degree with the normal. So I'll be marking a point here, and this part of the protractor I am going to keep it over here, and this line should be coinciding with the line which we have made, the outline of the glass slab, like this. Now this would be normal, so this point would be the normal, and from here this is 10 degree, 20 degree, 30 degree. So I am going to keep the angle of incidence 30 degree. Now with the scale, don't get confused, this is not 60 degree. We are measuring the angles from here, 10, 20, 30. Now I am going to remove this, and with the scale, this would be my normal, and joining these two, this is my incident ray, right? Okay, now what am I going to do is, I am going to extend this line forward, like this. Now this angle is the angle of incidence, and we know that this is 30 degree. Now what am I going to do is, I am going to put back the glass slab like this, properly placed. Now I will be needing another 4 softboard pins, and I am going to attach them on this incident ray. Okay, now from this side, I mean to say that from this side I'll see these 2 softboard pins from here. So by keeping one eye closed, I am going to keep my eye over here and observe these 2 softboard pins from this side, and I will keep another 2 softboard pins here in such a way that all 4 appear to be in straight line. So these 2 softboard pins I am supposed to put it over here, and I'll have to keep one of my eyes closed, and I'll have to put these 2 softboard pins in such a way that all 4 are in a straight line. So I'll do that, and by keeping one eye closed, this is
I kept my eye over here and I had fixed another 2 pins, and for me that from this side it was appearing as if all 4 are in straight line. Let me try to show you this. You can see that all 4 pins are, I am going to keep my eye over here and observe these 2 softboard pins from this side, and I will keep another 2 softboard pins here in such a way that all 4 appear to be in straight line. So these 2 softboard pins I am supposed to put it over here, and I'll have to keep one of my eyes closed, and I'll have to put these 2 softboard pins in such a way that all 4 are in a straight line. So I'll do that, and by keeping one eye closed, this is the one, and okay, this is the one. Fine. Now I kept my eye over here and I had fixed another 2 pins, and for me that from this side it was appearing as if all 4 are in straight line. Let me try to show you this. You can see that all 4 pins. बच्चों हमें ये दोनों जो पिन्स हैं, ये ब्लू वाली और ये वाइट वाली, इस तरीके से लगानी है ताकि जब हम इस साइड से ग्लास स्लैब को देखते हैं तो उस केस में ये दोनों पिन्स आगे ये दोनों ग्रीन पिन्स की कोलिनियर लगे, मतलब एक ही लाइन में लगे। इस तरीके से हमें ये पिन्स लगानी है। Are appearing in a straight line, right guys? Okay. Now I need to remove these pins, and with the help of this pencil I'll mark these 2 points. Now we don't require this glass slab, so I'll put it aside. Be very careful in handling the glass slabs because fragile material. Now with the help of scale I am going to make a straight line in such a way that these 2 dots are joining my out marking over here, like this. This would be my refracted ray. This is the point of incidence. Again a normal. Now this point and this point are supposed to be connected like this, right? Okay, so you can see that this ray of light was coming from air to the glass, so it bent towards the normal. Now this light ray was going from the glass to the air, so it is bending away from the normal. Now this extended ray, this ray I need to extend it, and you can see that the extended ray was not up to the mark, so I am extending this once again, and you can see that the refracted ray and the extended incident ray are parallel. Now this distance is called the lateral shift. Let me measure the lateral shift. The lateral shift is 1.3 centimeters. So the value of lateral shift was 1.3 centimeters, and now I can also measure the angle of refraction as well. So the angle of refraction would be this angle, and very carefully we are supposed to measure this angle. So here is the point where I am going to put this point of my protector like this, and this line should be matching with my normal. So okay, now this angle is 20 degree, you can see that, right? So this angle is 20 degree, and now I am getting this angle as 20 degree. So this is the way in which we measure the angle of incidence, angle of refraction and the angle of emergence would be same as the angle of incidence. Let's check that again. So this point, I am going to put this point over here,
you can see that it is almost 30 degree. I made a mistake because of some kind of errors. It is turning 28, right? So my experimental answer is 28 degrees, so it should be 2 degree more than what I should expect. So this is the experiment about the refraction through glass slab. बच्चों देखो ये एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री है, तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंट जो है ये भी 30 डिग्री के आसपास ही आना चाहिए। वैसे तो एग्जैक्ट आना चाहिए, मगर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसमें बहुत सारी एरर्स हो जाती है, तो उस कारण कई बार ये दोनों मैच नहीं करती है। तो अगर ये 30 डिग्री आ रहा है तो ये भी अप्रॉक्सीमेट 30 डिग्री आना चाहिए। सही, अब यहाँ पे क्या आ रहा है 28 डिग्री आ रहा है, तो डेट मीन्स हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा है इसमें ज़रूर ना ज़रूर कहीं पर कोई गलती हुई होगी। क्लियर है, मेज़रमेंट में, लाइन ड्रॉ करने में, ग्लास स्लैब रखने में। तो बच्चों ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। अब हम इसके एमसीक्यूज और थ्योरी करेंगे। देखिए ये हमें एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दे रखा है। अब सबसे पहले यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आ रही है, और ये कौन सा मीडियम है बच्चों? ये एयर है। एयर कौन सा मीडियम होता है? रेयर होता है। और ये आपको दे रखा है ग्लास। ग्लास के मुकाबले एयर क्या होता है? रेयर होता है। और ग्लास क्या होता है? एयर के मुकाबले डेंसर मीडियम होता है। अब देखिए ये एक रे ऑफ लाइट आ रही है, कहाँ से? रेयर मीडियम से, और जाकर आ रही है डेंसर मीडियम में। तो अब ये जानी तो ऐसे चाहिए, मगर ये टुवार्ड्स नॉर्मल क्या होती है? बेंड हो जाती है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब देखिए, अब ये एक रे ऑफ लाइट जा रही है। अब ये कौन सा मीडियम है बच्चों? ग्लास। और ये जा कहाँ पर रही है? एयर के अंदर। तो मतलब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। तो अब ये बच्चों जानी कैसे चाहिए? ऐसे जानी चाहिए। क्लियर है, मगर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या होती है? बेंड हो जाती है। क्लियर है। अच्छा, अब अगर आप इसे एक्सटेंड करते हैं और इसे आगे खींचते हैं तो ये दोनों लाइंस क्या होती हैं? आपस में पैरेलल होंगी, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे? लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है, ये दोनों एंगल्स हमेशा क्या आने चाहिए? इक्वल आने चाहिए। मगर नॉर्मली कोई ना कोई गलती हम कर देते हैं, उस कारण ये दोनों एंगल्स कभी भी इक्वल नहीं आते हैं। क्लियर है। वैसे एज ए रिजल्ट ये दोनों एंगल्स इक्वल आने चाहिए। अब देखिए इसमें प्रिकॉशंस आपको क्या क्या रखनी है। सबसे पहला है, द बाउंड्री ऑफ द ग्लास स्लैब शुड बी मार्क्ड करेक्टली एंड आफ्टरवर्ड्स पोजीशन ऑफ द ग्लास स्लैब शुड नॉट बी डिस्टर्ब एट ऑल। देखिए हमने सबसे पहले ग्लास स्लैब रखा था, फिर उसके चारों तरफ आउटलाइन खींची थी, तो वो आउटलाइन जो है आपको केयरफुली ड्रॉ करनी है। और सेकंड, ग्लास स्लैब की जो पोजीशन है वो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट वो हमेशा फिक्स रहनी चाहिए, वो ज़रा सा भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सेकंड है, द पिन शुड बी फिक्स्ड वर्टिकली। पिन को आप हमेशा क्या करोगे? वर्टिकली फिक्स करोगे, थोड़ा वो टिल्टेड मत कर देना आप लोग। सही, बिल्कुल ऐसे राइट एंगल पर आपको क्या करना है? उसको वुडन कार्डबोर्ड के ऊपर गाड़ना है। सही, ये ऐसे टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, कहीं टेढ़ी लगा दो आप। एंड मॉडरेटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और दो जो पिन्स हैं उनके बीच में कम से कम 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस जरूर होना चाहिए। हम 2 पिन्स लगाते हैं ना, और फिर उनको क्या करते हैं? देखते हैं दूसरी साइड से। एक साइड से ग्लास स्लैब के हम 2 पिन लगाते हैं, दूसरी साइड से उसके कोलिनियर पॉइंट्स हम ढूंढते हैं। तो 2 पिन आप जो लगाओगे उनके बीच में अप्रॉक्सीमेट 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तो होना ही चाहिए। क्लियर है। अच्छा, ये 10 सेंटीमीटर का कह रहे हैं, 10 सेंटीमीटर का करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्लियर है, जितना ज़्यादा आप डिस्टेंस लोगे उतना आपके लिए बेटर है। अब देखिए थर्ड है, while seeing the image of the pins the lower tip of the pin should be along the same straight line। अच्छा, हम क्या करेंगे? एक तरफ से क्या करते हैं?
एक तरफ तो पिंस लगा देते हैं 2, उनके बीच में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए दोनों पिंस के बीच में। अच्छा, दूसरी साइड से हम क्या करते हैं, उन पिंस के टिप को देखेंगे और जहाँ पर सीध आएगी वहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से 2 पिंस को लगा देंगे। आगे, while seeing the image of the pins, the lower tip of the pin should be along the same straight line। अब देखिए नेक्स्ट है, while fixing the pins, observer eye should be kept at a minimum distance of 30 सेंटीमीटर। अच्छा, अब देखिए हमने जो है ये मान लीजिए यहाँ पर एक ग्लास स्लैब रखा हुआ है और यहाँ पर हमने 2 वर्टिकल पिंस को गाड़ दिया। अब हम दूसरी तरफ से क्या करते हैं, इनके कोलिनियर पॉइंट्स ढूंढते हैं, सही। तो उस वक्त जहाँ से आप ऑब्जर्व करोगे दूसरी साइड से, वो जो पोजीशन होती है वो कम से कम 30 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए। मिनिमम 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस दूर से आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे। नेक्स्ट, इमीडिएटली आफ्टर रिमूविंग द पिंस, द पिन pricked on the sheet of paper should be encircled carefully using a sharp pencil। अच्छा, अब देखिए हमने यहाँ पे 2 पिंस गाड़ रखी थी, उनकी कोलिनियर पॉइंट्स देखते हुए हमने यहाँ पे 2 पिंस गाड़ दी और वो इस तरीके से गाड़ते हैं हम यहाँ पर 2 पिंस ताकि ये चारों की चारों एक ही लाइन में हमें नज़र आए। क्लियर है। अच्छा, जब हम पिंस को यहाँ से उखाड़ेंगे तो उसको हमें क्या करना है, प्रॉपरली एनसर्कल करना है कि कहाँ से हमने पिन निकाली है। The angle of incidence should be neither too small nor too long। सही। In any case, angle I should lie between 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखिए हमने देखा था जो एक्सपेरिमेंट था वहाँ पे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या लिया था, 30 डिग्री लिया था। क्या लिया था, 30 डिग्री लिया था। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ना तो ज़्यादा छोटा हो ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो, ये हमेशा हमें 30 से 60 डिग्री के बीच में लेना है। नेक्स्ट, द एंगल शुड बी नोटेड केयरफुली यूजिंग द प्रोटेक्टर। आपको एंगल्स जब मेज़र करोगे प्रोटेक्टर से तो बहुत ही केयरफुली आपको क्या करना है, एंगल्स को ऑब्जर्व करना है। अब देखिए, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन। अब हम एमसीक्यूज पे चलते हैं। इसमें उन्होंने कहा है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। जब कोई रे ऑफ लाइट एयर मतलब रेयर मीडियम से कहाँ जाती है, डेंसर मीडियम में जाती है। इट बेंड्स, तो वो किस तरफ बेंड करता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो वो नॉर्मल की तरफ क्या होता है, बेंड होता है। नेक्स्ट है बच्चों, a ray of light traveling in air falls normally on the surface of water while entering into the water it। देखिए मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट है, अगर वो परपेंडिकुलरली फॉल करती है किसी भी मीडियम के ऊपर तो उस केस में वो सीधा निकल जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। मान लीजिए वाटर है यहाँ पर और एयर से एक रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली जो है पानी के ऊपर फॉल कर रही है। तो जब वो वाटर को लीव करेगी, वाइल एंटरिंग इनटू द वाटर, जब वो वाटर के अंदर एंटर करेगी तो वो क्या होगी, गोज स्ट्रेट इनटू द वाटर विदाउट एनी बेंडिंग। सही। तो वो सीधा का सीधा क्या होगी, निकल जाएगी। ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब देन। इन्होंने कहा ये जो अबव एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर इन 4 में से कौन सा पॉइंट सही होगा, ये हमें बताना है। देखिए पहले केस में उन्होंने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होगा। ये बच्चों गलत है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर नहीं होता है रिफ्रैक्शन के केस में।
सेकंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ एमर्जेंट के बराबर होगा। हाँ जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ एमर्जेंट के बराबर आना चाहिए। क्लियर है? मगर होता क्या है, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें कोई ना कोई गलती हो जाती है, तो ज़्यादातर ये मैच नहीं करते हैं। मगर फिर भी इन दोनों की जो वैल्यू है वो नज़दीक आनी चाहिए। मान लीजिए एक 30 डिग्री है तो दूसरा 29.5 डिग्री आ गया। क्लियर है? या 30.5 डिग्री आ गया, ये आप ध्यान रखना। तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, वहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ एमर्जेंट के बराबर होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है, while performing the experiment on tracing the path of a ray of light through a rectangular glass slab, in which of the following experimental setup is a student likely to get best result? देखिए हम गिवन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो अब जो स्टूडेंट है उसने इस तरह का सेटअप बनाया है, तो आपको बताना है बेस्ट रिजल्ट किस में आएगा। क्लियर है? जहाँ पर पिंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे तो बच्चों कम है, यहाँ पर और यहाँ पर लगभग सेम है, और यहाँ पर भी कम है, तो ये दोनों बच्चों आंसर आएंगे। क्लियर है? अच्छा, इनमें देख लीजिएगा ज़्यादा किस में लग रहा है, मुझे तो बराबर ही दोनों में लग रहा है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है पिंस के बीच में वो क्या होना चाहिए, नियर अबाउट 10 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन मैंने कहा है, आउट ऑफ द 4 सेटअप्स शोन फॉर कैरिंग आउट द एक्सपेरिमेंट टू ट्रेस द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, आपको यहाँ पे बताना है कौन सा सेटअप जो है परफेक्ट है। देखिए पहले में यहाँ पर हमने एक पिन लगाई है, यहाँ पे पिन दूसरी लगाई हुई है, तो ये सेटअप गलत है। क्यों? यहाँ पर पिन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए। ये बच्चों सही है, यहाँ पे पिन्स के बीच का सेटअप का बीच का जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर है, ये गलत है। मैंने बताया था आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 30 से 60 डिग्री के बीच में होना चाहिए। क्लियर है? तो ये उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 से 60 डिग्री के बीच में यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो मोर देन 60 डिग्री है। क्लियर है? यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 0 डिग्री है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्या लेना है हमें, 30 से 60 डिग्री के बीच में लेना है। अब 30 और 60 डिग्री भी ले सकते हो, 60 भी मत लेना। सही? अब देखिए नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। यहां पे उन्होंने कहा है, अ स्टूडेंट ट्रेसेस द पाथ ऑफ अ रे ऑफ white light through a rectangular glass slab and mark the angles of incidence I, angle of refraction R and angle of emergent E as which angle or angles he has not marked correctly। आपको बताना है उसने कौन सा एंगल जो है करेक्टली मार्क नहीं किया है। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, तो ये एंगल होगा बच्चों एंगल I। इसका मतलब एंगल I जो है वो गलत मार्क किया हुआ है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में होता है, तो ये एंगल सही है। नेक्स्ट, एंगल ऑफ एमर्जेंट जो होता है वो एमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, तो ये एंगल होगा एमर्जेंट। तो एंगल ऑफ एमर्जेंट जो है ये भी उसने गलत लेबल कर रखा है। तो यहाँ पर बच्चों कौन से दो एंगल्स गलत लेबल हैं, एक एंगल I और एक एंगल E। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन वन ऑफ द पैरेलल फेजेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एमर्ज आउट ऑफ द अपोजिट पैरेलल फेज ऑफ द स्लैब। सही, ये तो हमने ऑब्जर्व किया ही है। तो अब इसमें इनका है इमर्जेस आउट ऑफ द अपोजिट पैरेलल फेज ऑफ द स्लैब इंक्लाइन टू द इंसिडेंट रे। क्या वो इंसिडेंट रे से इंक्लिनेशन पर होता है? नहीं।
along the same straight line as the incident ray। जो emergent ray होती है और जो incident ray होती है क्या वो एक ही straight line में होती हैं? नहीं। नेक्स्ट है टेंजेंशियल टू द फेस ऑफ द, नहीं ये भी नहीं है, पैरेलल होती है बच्चों। सही। मान लीजिए आपको ये कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दे रखा है, ये इंसिडेंट रे है, तो जो एमरजेंट रे होगी वो क्या होगी, वो हमेशा इसके पैरेलल होगी। ये मान लीजिए एमरजेंट रे है और ये इंसिडेंट रे है। दोबारा बना देता हूँ मैं। मान लीजिए ये इंसिडेंट रे है, सही। तो एमरजेंट रे जो होगी, ये एमरजेंट रे है और ये इंसिडेंट रे है, ये हमेशा क्या होंगी, दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सही। और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। पहला इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे आपस में पैरेलल होती है और लिटरली डिस्प्लेस्ड होती है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा बच्चों, डी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने कहा है एक स्टूडेंट है, उसने गिवन एक्सपेरिमेंट किया है और उसने 4 ऑब्जर्वेशन लिए। हमने तो सिर्फ एक ली थी ना, उसने 4 ऑब्जर्वेशन लिए हैं। सही। अब चारों में पहली ऑब्जर्वेशन में उसका एंगल आई 60 डिग्री आया है, एंगल आर 40 डिग्री आया है, एंगल ई 61 डिग्री आया है। सेकेंड में एंगल आई 50 डिग्री, एंगल आर 36 डिग्री, एंगल ई 51 डिग्री। थर्ड ऑब्जर्वेशन में 40 डिग्री एंगल आई, एंगल आर 28 डिग्री और एंगल ई 39 डिग्री। नेक्स्ट फोर्थ ऑब्जर्वेशन में एंगल आई 30 डिग्री, एंगल आर 20 डिग्री और एंगल ई 31 डिग्री। अच्छा, अब हमें चेक कर बताना इनमें से कौन सा जो है परफेक्ट है, कौन सी जो है ऑब्जर्वेशन सही है। तो इसमें आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एंगल आई हमेशा एंगल ई के बराबर होता है। नेक्स्ट एंगल आई जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, एंगल आर से। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन सही है। क्लियर है बच्चों। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको वो वाला केस देखना है जहाँ पर एंगल आई और एंगल ई इक्वल है और एंगल आई जो है ग्रेटर देन है एंगल आर से। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, हमने ये पढ़ा था साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। सही। ये मान लीजिए आपको रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दे रखी है, तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में रे ऑफ लाइट इनिशियली एयर से कहाँ जाती है, वाटर में जाती है। सही। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया होगा विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्लियर है। और साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर की वैल्यू भी आपको दी होगी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे सारी ऑब्जर्वेशन जो है हमें करेक्ट लग रही है, सारी ऑब्जर्वेशन जो है करेक्ट लग रही है। पहली क्यों करेक्ट है, एंगल आई जो है वो बड़ा है एंगल आर से और एंगल आई और ई लगभग क्या है, सेम है। वैसे तो एग्जैक्ट सेम आना चाहिए मगर एग्जैक्ट सेम आना बहुत मुश्किल होता है, क्यों, हमसे कोई ना कोई एरर हो जाती है। दूसरी ऑब्जर्वेशन भी सही है, क्यों, एंगल आई और एंगल ई आपस में क्या है, इक्वल है, लगभग इक्वल ही है और एंगल आई जो है बड़ा एंगल आर से। सही। नेक्स्ट देखिए एंगल आई जो है बड़ा एंगल आर से दिख ही रहा है और एंगल आई एंगल ई के लगभग बराबर है। सही। और फोर्थ देखिए एंगल आई जो है एंगल ई के लगभग बराबर है और एंगल आई जो है वो बड़ा एंगल आर से। तो यहाँ पे तो सारी ऑब्जर्वेशन हमें सही लग रही है। तो इस केस में वो आपको ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर देंगे, सही, विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो आप क्या करोगे, हर केस में साइन ऑफ एंगल आई साइन ऑफ एंगल आर निकाल लोगे और उनको डिवाइड करके देख लेना कौन सा जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर से मैच कर रहा होगा, वो वाली हमारे ऑब्जर्वेशन सही होगी। यहाँ पे इन्होंने ये वाली दे रखी है। सही। अब आप कहोगे जी साइन 40 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता नहीं होती, उसको आपको केयर नहीं करनी है, वो आपको देंगे। सही। साइन 40 डिग्री की वैल्यू वो आपको बताएंगे क्या होती है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है
इन्होंने सी पार्ट जो है ऑप्शन करेक्ट दे रखा है। इन्होंने निकाला साइन 40 डिग्री अपॉन साइन 28 डिग्री, इसकी वैल्यू आ रही है 1.47 और यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो इसमें कौन सा है बच्चों, ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। वैसे तो बच्चों आपको क्या करना है, केयरफुली ऑब्जर्व करना है सबसे पहले कि कहाँ पर एंगल ई और आई इक्वल है और एंगल आई जो है बड़ा है एंगल आर से। यही दो कंडीशंस आपको पहले सेटिस्फाई करानी होती है। अब ये चारों ऑब्जर्वेशन जो है इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब चारों ऑब्जर्वेशन सही है, सही है। मगर हमें तो एक बतानी है, तो उसके लिए वो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास देंगे, सॉरी मैंने वाटर बोल दिया होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास देंगे विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्लियर है। तो उस केस में आप क्या करोगे, साइन आई अपॉन साइन आर निकाल लोगे और हम ये देख लेंगे किसका साइन आई अपॉन साइन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास के बराबर आता है विद रिस्पेक्ट टू एयर। वही हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। सही। ये बच्चों गलती से मैंने यहाँ पे वाटर बोल दिया था, शायद ग्लास होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने कहा है द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन इंसिडेंट रे पासिंग आउट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फॉर अ गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज। अब इसमें इन्होंने कहा है जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मान लीजिए ये आपको रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दे रखा है और ये एक इंसिडेंट रे दे रखी है, इसको अगर आप आगे बढ़ाओगे तो ऐसे बनेगी। सही। और ये मान लीजिए इमरजेंट रे है, ये दोनों आपस में पैरेलल होती है और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब वो कहते हैं ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या ये प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस ऑफ द ग्लास के? हाँ जी सही है। जितना मोटा ग्लास स्लैब होता है उतना ज़्यादा क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट आता है। सही। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द ग्लास? नहीं जी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, ये भी गलत है। जितना मोटा ग्लास स्लैब होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अब इसमें इन्होंने कहा है in the experiment to trace the path of a ray of light through a rectangular glass slab using pin P1, P2, P3, P4, 4 students did the following। सही है। A ने क्या किया, looked at the head of P1 and P2 while placing P3 and heads of P1 and P2 and P3 while placing P4। देखिए पहले मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए पहले स्टूडेंट ने क्या किया, ये मान लीजिए आपको एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दे रखा है, यहाँ पे उसने P1 और P2 पिन लगा दी। सही। P1 और P2 पिन यहाँ पर लगा दी। अब वो क्या करेगा, यहाँ से इनके कोलिनियर, सही, इनकी सीध में P3 और P4 पिन लगाएगा। पहले वो लगा रहा है P3 पिन, तो P3 पिन लगाने के लिए वो क्या कर रहा है, हेड को देख रहा है, किसके, P1 और P2 को। P1 और P2 के हेड को देखा और उसने P3 लगा दी। नेक्स्ट एंड हेड्स ऑफ P1, P2, P3 वाइल प्लेसिंग P4। अब वो P4 लगाने के लिए P1, P2, P3 का हेड देखता है। सही। तो ये ऑब्जर्वेशन गलत है उसकी, जो ये कर रहा है। क्यों? हमेशा हमेशा टिप को देखना होता है। किसको देखना होता है बच्चों, टिप को। आगे उन्होंने कहा लुक एट द फीट ऑफ द P1 एंड P2 वाइल प्लेसिंग P3। P3 को लगाते वक्त उसने P1, P2 का फीट देखा, सही बात है। एंड फीट ऑफ P1, P2, P3 वाइल प्लेसिंग P4। हाँ, P4 लगाते वक्त उसने P1, P2, P3 का क्या देखा है, फीट देखा है। तो बच्चों इसमें जो स्टूडेंट बी है उसने सही किया है। हमेशा जब भी हम पिंस को प्लेस करेंगे तो हमें उसका फीड देखना है, ना कि हमें हेड देखना है। अब देखिए इसमें उन्होंने कहा है 4 स्टूडेंट हमें दे रखे हैं, उन्होंने 5 जो है ट्रेस किया है। सही है। द ट्रेस मोस्ट लाइकली टू बी करेक्ट। अब आपको बताना है
किसकी ट्रेसिंग जो है करेक्ट होगी, किसकी ट्रेसिंग करेक्ट होगी। तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाकर देख लेते हैं, स्केल से करके देखना आप। क्लियर है, स्केल से आप हमेशा करके देखोगे। तो अब देखिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो इंसिडेंट रे है वो इमर्जेंट रे के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री से क्या है, कम है, तो यहाँ हो सकता है उसका रिजल्ट सही ना आए। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो है सेकंड वाले केस में ये इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे है, सही, ये लग तो रही है पैरेलल, मगर इमर्जेंट रे हमेशा इधर की तरफ होती है, सही, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए ये सही है, यहाँ पे जो ये इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है ये आपस में क्या है, पैरेलल है। क्लियर है। अच्छा यहाँ देखिए हमेशा में मिड पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाना होता है, ये तो उन्होंने बिल्कुल कोने पे बना रखा है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो है सी जो है ऑप्शन वो सही होगा कि इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के क्या होगी, पैरेलल होगी, ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमें कि एंगल आई जो है वो एंगल आर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्लियर है बच्चों। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल खींचा, इसे ज्वाइन कर लिया। क्लियर। ये बच्चों थोड़ी फिगर मुझे बड़ी करनी पड़ेगी तभी आपको समझ आएगा। यहाँ से हमने एक नॉर्मल खींचा और यहाँ से एक नॉर्मल खींचा, सही। अब फिर इसे ज्वाइन कर दिया। क्लियर है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पर हमें जो है एंगल आई जो है बड़ा लग रहा है आर से। क्लियर है। यहाँ पे एंगल आर जो है वो बड़ा लग रहा है, तो इसका मतलब ये वाली ऑब्जर्वेशन हमारी गलत है। तो हमें दो चीज़ें देखनी है, पहला जो एंगल आई जो है वो ई के बराबर हो, डेट मीन्स इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के पैरेलल हो। दूसरा एंगल आई जो है वो बड़ा होना चाहिए एंगल आर से। ये दो चीज़ें जो सी फिगर सेटिस्फाई करेगी वो हमारा आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट इन्होंने कहा है फॉर द सेम एक्सपेरिमेंट, इसमें उन्होंने कहा एंगल आई इज मोर देन एंगल आर। एंगल आई के एंगल आर से बड़ा होता है, हाँ जी, बट नियरली इक्वल टू एंगल ई। हाँ जी, एंगल आई हमेशा एंगल आर से बड़ा होगा, मगर एंगल आई जो है वो नियरली जो है एंगल ई के बराबर होगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है इन द एक्सपेरिमेंट, सेम एक्सपेरिमेंट हमें दे रखा है, 4 स्टूडेंट्स ने जो है अपनी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है। अब हमें बताना है द स्टूडेंट मोस्ट लाइकली टू हैव डन द एक्सपेरिमेंट प्रॉपरली। आपको बताना है किसने प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट किया है।
तो देखिए पहले हम फर्स्ट स्टूडेंट को देखते हैं। यहाँ पर देखिए एंगल आई जो है बड़ा एंगल आर से, और एंगल आई जो है वो नियरली इक्वल है एंगल ई की। क्लियर है? और सेम केस यहाँ पर है और सेम केस यहाँ पर है। क्लियर है? तो ये अभी मुझे सही लग रहा है। क्लियर है? ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है या नहीं वो बाकी की ऑब्जर्वेशंस देखकर पता लगेगा। अब देखिए सेकंड वाले की जो टेबल है, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है और ये एंगल ई है। सही, एंगल आई बड़ा एंगल आर से सही है, मगर एंगल आई और एंगल ई आपस में इक्वल नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 1 या 2 डिग्री का तो चलता है, मगर 30 का 38 हो जाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो इसको तो हम बच्चों बिल्कुल ही गलत कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है थर्ड वाला। यहाँ पे देखिए एंगल आई जो है वो एंगल आर से क्या है बड़ा है, मगर देखिए इनमें डिफरेंस कितने ज़्यादा का है, इतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होता है। 60 का तो आधा ही हो गया 22, 45 का 1/3 हो गया 15। एंगल आई बड़ा होता है एंगल आर से, मगर इतना भी बड़ा नहीं होता है। क्लियर है? अब आते हैं लास्ट पर, ये 30, ये 28 और ये 28। अब देखिए एंगल आर और एंगल ई कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते हैं, तो ये भी गलत है। इसलिए हमें ए जो है स्टूडेंट उसने सबसे बढ़िया काम किया है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें उन्होंने कहा हमें 4 स्टूडेंट्स दे रखे हैं, तो आपको बताना है इनमें से करेक्ट सेटअप कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर तो इंसिडेंट और इमरजेंट रे सेम ही है, कोलिनियर है, तो ये तो गलत है। यहाँ पर आप आगे ड्रॉ करके देखिएगा, इंसिडेंट रे और अगर इमरजेंट रे पैरेलल आती है तो ये वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है? अच्छा यहाँ देखिए ये इंसिडेंट रे है और ये इमरजेंट रे है, ये आपस में पैरेलल नहीं है, तो ये गलत है। क्लियर है? यहाँ पे इंसिडेंट और इमरजेंट रे एक ही तरफ है, तो ये भी गलत है। तो ये वाला ऑप्शन बच्चों हमारा सही होगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें उन्होंने कहा अ स्टूडेंट suggested the following guidelines to his friend for doing the experiment on tracing the path of a। देखिए इसमें उन्होंने कहा कि स्टूडेंट है उसने कुछ गाइडलाइंस बताई हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सही। अच्छा इसमें ए में क्या है, ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द ग्लास स्लैब एट 3 पोजीशन ऑन द ड्राइंग शीट। क्लियर है? सेकेंड, ड्रॉ नॉर्मल ऑन द टॉप साइड ऑफ दीज आउटलाइंस नियर देयर लेफ्ट हैंड। ऐसे ही इन्होंने क्या रखा है, ए बी सी डी और ई स्टेप्स दे रखे हैं। सही। अब आपको बताना है एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कौन सा स्टेप वो पहले करेगा, कौन सा उसके बाद करेगा, कौन सा उसके बाद करेगा और कौन सा वो लास्ट में करेगा। क्लियर है? तो ये बच्चों मैं आपको आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें उन्होंने कहा है अ स्टूडेंट डज द एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रेसिंग द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट passing through a rectangular glass slab from different angles of incidence. He can get the correct measure of the angle of the incident and the angle of emergence by the following labeling indicated in the figure. आपको बताना है कहाँ पर लेबलिंग सही है, किस केस में लेबलिंग सही है और किस केस में लेबलिंग गलत है। तो देखिए पहले केस में एंगल ऑफ एमरजेंट जो है वो गलत है, वो हमेशा ये वाला एंगल होगा, नॉर्मल और एमरजेंट रे के बीच का जो एंगल होता है। अच्छा यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस गलत है, यहाँ पर एंगल ऑफ एमरजेंट गलत है। सही, ये होगा एंगल ऑफ एमरजेंट, यहाँ पर सही है। तो इसमें करेक्ट कौन होगा बच्चों, डी जो है करेक्ट होगा। देखिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17।
For a ray of light passing through a glass slab, the lateral displacement was correctly measured as. आपको बताना है यहाँ पे lateral displacement क्या होगा, क्या वो A और B के बीच का डिस्टेंस होगा, क्या वो P और Q के बीच का डिस्टेंस होगा, क्या वो C और D के बीच का डिस्टेंस होगा. यस, दिस इज द करेक्ट लेटरल डिस्प्लेसमेंट. तो CD जो होगा वो करेक्ट लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा. अब देखिए 18th क्वेश्चन. अ स्टूडेंट ट्रेसेस द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. फॉर मेजरिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस ही मस्ट पोजीशन द प्रोटेक्टर इन द मैनर शोन इन द फिगर. अब आपको बताना है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करना है. तो बेस्ट तरीका कौन सा है एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करने का? बच्चों ये तो गलत है, ये वाला सही है. सही है, ये तो आपको एंगल मेजर करना आता ही होगा ना, किस तरीके से हम एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करते हैं. तो ये वाला करेक्ट फिगर है. क्लियर है. बाकी तीनों में हम इनकरेक्टली जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस को मेजर कर रहे हैं. देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा है in an experiment on tracing the path of a ray of light through a rectangular glass slab, 4 students A, B, C, D use the following values of angle of incidence and distance between the feet of 2 pins. क्लियर है. देखिए 4 स्टूडेंट हैं A, B, C, D. अब उन्होंने एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ एमर्जेंट ये निकाले हैं, और जो पिंस के बीच का डिस्टेंस है वो यहाँ पर दिया हुआ है. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है. सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिए हुए हैं बच्चों. ये उसने 3 अलग अलग ऑब्जर्वेशन ली होंगी और पिंस के बीच का डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है. क्लियर है. अच्छा देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस उसने सही लिए हुए हैं, वो हमेशा 30 से 60 डिग्री के बीच में लेना चाहिए. मगर जो 2 पिंस होती हैं उनके बीच का डिस्टेंस वो क्या होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होना चाहिए. 10 हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है. सही. सेकंड 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री ये तो सही है. 6 सेंटीमीटर ये थोड़ा डाउटफुल है, मगर अब इसको हम सही मान लेते हैं अभी. सही. नेक्स्ट देखिए 20 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री ये गलत है. एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा 30 से 60 डिग्री के बीच में होना चाहिए. सही. और 2 पिंस के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर सही है, मगर यहाँ पे 2 चीज़ें गलत हो गई ना, तो इसको हम गलत ले लेते हैं. नेक्स्ट 20, 50, 80 ये भी देखिए ये 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस गलत है, और यहाँ पर डिस्टेंस जो है पिंस के बीच में वो बहुत ज़्यादा है. तो मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है यहाँ पर? बी है बच्चों. देखिए इस क्वेश्चन में मैंने कहा है 4 स्टूडेंट दे रखे हैं जो उन्होंने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिए हैं और जो 2 पिंस के बीच का डिस्टेंस लिया है वो आपको दिया हुआ है इन्होंने. तो आपको बताना है सबसे अप्रोप्रिएट इनमें से किसकी मेजरमेंट है. देखिए ये एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15. इसमें उन्होंने कहा स्टूडेंट सजेस्टेड द फॉलोइंग गाइडलाइंस टू हिज फ्रेंड फॉर डूइंग द एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फॉर 3 डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस. पहला, ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द ग्लास स्लैब एट 3 डिफरेंट पोजिशन ऑन ड्राइंग शीट. एक ड्राइंग शीट ले ली, वहाँ पर 3 जगह उसने क्या किया, आउटलाइन बनाई ग्लास स्लैब की. सही, तो ये तो सही है. सेकेंड, ड्रॉ नॉर्मल्स on the top side of these outlines near their left hand. ये गलत है बच्चों, वो लेफ्ट हैंड पे नहीं करेगा, मिडल में बनाता है. सही. जहाँ ये मान लीजिए ग्लास स्लैब की आउटलाइन है, तो वो यहाँ पर इसके मिडल में क्या करेगा, एंगल वो नॉर्मल क्या करेगा, ड्रॉ करेगा. क्लियर है. नेक्स्ट, ड्रॉ द इंसिडेंट रे ऑन 3 outlines in the direction making an angle of 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री. ये भी बच्चों सही है. क्लियर है. नेक्स्ट है, फिक्स 2 पिंस वर्टिकली ऑन ईच ऑफ दिस इंसिडेंट रेज एट 2 पॉइंट्स नियरली 1 सेंटीमीटर अपार्ट. बच्चों ये गलत है. उनके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर तो कम से कम होना चाहिए. अगर 10 सेंटीमीटर ले पाओ तो ज़्यादा बढ़िया होता है.
क्लियर है, मगर इतनी बड़ी शीट नॉर्मली मिलती नहीं है, तो हम 2 सेंटीमीटर से गुजारा कर लेते हैं। नेक्स्ट, लुक फॉर द इमेजेस ऑफ द हेड्स। नहीं, हेड्स को नहीं करना होता, हमेशा उसकी टिप, टेल को देखना होता है। सही है। तो अब इन्होंने कहा है जो टीचर है उसने उसकी कौन कौन सी गाइडलाइन में मॉडिफिकेशन किया है। एक तो बी में किया है, मैंने तो बताया था, एक डी में किया है और एक ई में किया है। इन 3 ऑब्जर्वेशंस में उसने क्या किया है, गाइडलाइंस में टीचर ने आके मॉडिफिकेशन किया है। देखिए इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है एक स्टूडेंट है, उसने गाइडलाइन दी कि हम इस तरह से एक्सपेरिमेंट करेंगे, मगर टीचर को लगा कि भाई उसकी गाइडलाइंस में कहीं ना कहीं कमी है। तो कौन कौन सी गाइडलाइंस में उसकी कमी थी, एक तो बी में थी, एक डी में थी और एक ई में थी।